हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर क्या चल रहा है? अध्याय 10 चल रहा है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और इसका मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा पुराने लेक्चर्स में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया हमने उसमें? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में समझा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति किस प्रकार से दिखाता है, मतलब द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है। जो द्वैत प्रकृति, ये शब्द आया इसके अंदर कि द्वैत प्रकृति, तो द्वैत प्रकृति एक्चुअली है क्या? प्रकाश का दो रूपों में व्यवहार करना, वो उसकी द्वैत प्रकृति को जो है निर्धारित करता है, उसको संबोधित करता है। यानी कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी चलता है हाइगेंस के अनुसार, और उसके बाद में मैक्सवेल ने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया। तो मैक्सवेल के अनुसार भी तरंग जो है रूप होता है किसका? प्रकाश का। परंतु न्यूटन ने कणिका सिद्धांत देकर ये बताया कि इसका जो ये क्या होता है, ये प्रकाश जो है वो कणिका प्रकृति का भी होता है, कण प्रकृति का भी होता है। इसके बाद में और अन्य जो प्रयोग आए, जैसे हाइगेंस का प्रयोग आ गया, तो हाइगेंस के प्रयोग में इसकी कणिका प्रकृति को नकार दिया गया था, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया गया। परंतु उसके बाद फिर मैक्स प्लांक ने अपना क्वांटा सिद्धांत लाकर इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत को एक आधार प्रस्तुत कर दिया। तो इससे क्या है, ये अमान्य से मान्य हो गया। तो इस प्रकार से जब फाइनली बात आई कि भाई प्रकाश आखिर है क्या, तो फिर उसकी द्वैत प्रकृति को स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है टॉपिक घूमता है इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमने वहाँ पर सारे वीडियोस में डिस्कस कर लिया, लगभग 4-5 वीडियोस हम लोग दे चुके हैं। तो वो सारी यदि किसी ने ना देखी हो तो वो जरूर देख लें, क्योंकि जो हम करंट टॉपिक्स में पढ़ाते हैं वो उसमें पुराने का काफ़ी यूज़ हो जाता है, उसमें काफ़ी यूज़ होता है पुराने का, तो इसलिए आपको वो वीडियोज़ देखने ज़रूरी है। तो क्या पढ़ने वाले आज हम देखने वाले हैं डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट, क्या इन्होंने पढ़ाया है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये समझाना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली दे ब्रोगली, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया दे ब्रोगली के बारे में, तो दे ब्रोगली ने कुछ द्रव्य कणों के बारे में बताया था। किसने बताया? दे ब्रोगली ने। तो दे ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे ये, फ्रांस के। तो इन्होंने क्या बताया? द्रव्य कणों के बारे में इन्होंने कुछ बताने का कष्ट किया, द्रव्य कणों के बारे में। तो इन्होंने द्रव्य कणों के बारे में कुछ टिप्पणी की, और उसके आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन का संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से जो है विकसित किया पिछले लेक्चर में। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे विकसित किया? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से। डेविसन तथा जर्मर ने दे ब्रोगली के जो सिद्धांत था द्रव्य कणों का, उसको एक आधार दिया, उसकी पुष्टि की, उसको सिद्ध करने की कोशिश की, और इस प्रकार जो इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस सारी चीज को बताने की कोशिश की। तो उनका प्रयास जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इनके बारे में देखते हैं, थे कौन? तो सन 1927 ईस्वी में सीजे डेविसन कंप्लीट नेम है सीजे डेविसन। 1881 से 1958 का इनका कार्यकाल रहा है, मतलब कार्यकाल का मीन्स कि ये इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये समय दिया हुआ है। तथा एल एच जर्मर थे, जिनका दिया हुआ 1892 से 1975, यानी कि जन्म और मृत्यु। तो क्या किया सीजे डेविसन और एल एच जर्मर ने? इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन को प्रदर्शित किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन पुंज में। तो इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन एक काफी संख्या में एक साथ निकले और एक दिशा में मूव करें, एक दिशा में गति करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन को दर्शाया इन्होंने। क्या दर्शाया? विवर्तन को दर्शाया। डिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था प्रकाश के अंदर, प्रकाशिकी की जो यूनिट हमारी चल रही थी, यानी कि ऑप्टिक्स, उसमें वहां पे पढ़ा है, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो प्रदर्शित कर द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया। जो दे ब्रोगली ने द्रव्य कणों के बारे में जो है कहा था, उसको इन्होंने क्या किया? उसका अस्तित्व साबित करने का प्रयास किया, प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया इसका। तो क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया, एक उपकरण, प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की, जो कि ये थी। और इसमें कुछ कहा गया है, उसमें पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं
उपकरण में जो कि चित्र में दिखाया गया है, जी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन एक समांतर किरण पुंज के रूप में निर्गत होते हैं। यानी कि जी कहाँ है, जी आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन गन। ये यहाँ से, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज निकलता है, इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है और वो क्या होता है, संकीर्ण होता है, यानी कि पतला इलेक्ट्रॉन पुंज, यानी कि एक नली के रूप में इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है और बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, तो वो एक ही दिशा में जाते हैं और संकीर्ण रूप से जाते हैं, पतले रूप में वो निकलते हैं वहां से एक ही धारा में, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पुंज कहलाता है, संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज। तो इलेक्ट्रॉन गन बता दिया आपको, यहां से क्या निकलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का एक तंतु F लगा होता है। इस इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का तंतु, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टंगस्टन का तंतु लगा होता है और इसके साथ में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जो इसको गर्म करती रहती है, और ये गर्म करने के बाद ही यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे। तो ये समझाया गया है कि इस इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का एक तंतु लगा होता है, इस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है, इस पर, इस तंतु पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। इसे कम विभव की बैटरी से गर्म किया जाता है, ये कम विभव की बैटरी से इसे गर्म किया जाता है, परिणाम स्वरूप इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, इस तंतु से, इसमें बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, यहाँ से ये गर्म करता है, छोटी सी बैटरी लगी हुई है, ये से गर्म करती रहती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिनका एक किस रूप में, वो एक संकीर्ण किरण पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को पहले, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उनको पहले परिवर्ती विभव V द्वारा त्वरित किया जाता है। अब कहानी कहाँ आती है, कहानी आती है कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकले, अब उन्हें संकीर्ण बनाना जरूरी है, उनको ऊर्जा देनी जरूरी है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी इस V विभव द्वारा। ये V क्या है, परिवर्ती विभव है, यानी कि पोटेंशियोमीटर टाइप का ये आपका परिवर्ती विभव है। इसकी जो है क्या है, वोल्टता चेंज हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ लगाएंगे तो वोल्टता कुछ और होगी, यहाँ लगाएंगे कुछ और होगी, यहाँ लगाएंगे कुछ और होगी। तो ये एक तार से कनेक्ट होता है और ये यहाँ पर इसकी क्या होती है, चेंज होती रहती है वोल्टेज। और ये किसके सिरों पे लगा हुआ है, बैटरी के सिरों पे लगा हुआ है परिवर्ती विभव। समझ में आ गया आपको। और ये हाई वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पे। तो इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों को पहले परिवर्ती विभव V द्वारा त्वरित किया जाता है, त्वरित करते हैं इलेक्ट्रॉनों को परिवर्ती विभव V द्वारा। तत्पश्चात ये इलेक्ट्रॉन एक संकीर्ण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं। और यदि जब इन्हें त्वरित किया जाता है तो इनकी स्पीड, गतिज ऊर्जा ये सब बढ़ जाती हैं और ये एक संकीर्ण रूप में, क्योंकि गन से निकल रहे हैं तो एक संकीर्ण रूप में जाते हैं। जिस तरह से बंदूक से गोली निकलती है तो एक ही दिशा में जाती है वो, तो इसी प्रकार से एक ही दिशा में ये बाहर निकलते हैं अधिक गतिज ऊर्जा के साथ। और सामने रखे निकिल के क्रिस्टल पर अभिलंबित आपतित होते हैं। तो निकिल का क्रिस्टल कहाँ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन निकलती है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन पुंज है हमारा, इलेक्ट्रॉन पुंज। और वो भी कैसा है, संकीर्ण, संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है यहाँ से, ये निकला। और ये निकिल के क्रिस्टल पर, ये निकिल का क्रिस्टल है सी क्रिस्टल, निकिल के लिए निकिल का क्रिस्टल है और इस पर ये लंबवत आपतित होता है, लंबवत गिरता है इस पर। और लंबवत गिरने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में बट जाता है। क्रिस्टल इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न दिशाओं में विवर्तित कर देता है। विभिन्न दिशाओं में विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को नापने के लिए एक संसूचक फैराडे सिलेंडर लगाया गया जो क्रिस्टल सी के चारों वृत्तीय पैमाने S पर चल सकता है। अब इसमें क्या बताया हुआ है, बताया ये हुआ है इसमें कि यहाँ जो पुंज गिरता है ये विभिन्न दिशाओं में जाता है, इससे टकराने के बाद उससे विवर्तित होता है। कभी कोई पुंज इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया और विभिन्न दिशाओं में जाता है। परंतु हम क्या लगा देंगे, एक संसूचक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक संसूचक। इसे हम क्या कहते हैं, संसूचक। और ये संसूचक क्या है, ये संसूचक का नाम जो है फैराडे सिलेंडर। और इस फैराडे सिलेंडर में एक स्केल पर घूमने वाला एक पॉइंटर लगा रहता है। ठीक है, ये कह रहा है वृत्तीय पैमाने S पर चल सकता है, जो क्रिस्टल सी के चारों वृत्तीय पैमाने पे चल सकता है, यानी कि इसके चारों इस तरह से ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से ऐसे घूमेगा। और ये जहां जहां दिशाओं में ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वहां दिशाओं में इसकी तीव्रता को नापेगा। ये इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को, इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता को क्या करेगा, नापेगा। ये इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को ये नापेगा।
तो कहा गया जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक पर आपतित होता है, जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक पर आपतित होता है तो संसूचक में धारा प्रवाहित होने चालू हो जाती है, इसके अंदर धारा बहनी चालू हो जाती है, इस संसूचक के अंदर धारा बहती है और धारा की रीडिंग कहाँ आती है, स्केल पर आती है। स्केल दिया हुआ है एस स्केल दिया हुआ है, इस स्केल पर इसकी रीडिंग पढ़ी जाती है, जिसे नाप का संसूचक पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ से हम इसकी तीव्रता निकाल लेते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन पुंज गिर रहा है तो इसकी तीव्रता कितनी है। तो तीव्रता यहाँ से हम इस स्केल की सहायता से और आपके फैराडे सिलेंडर की सहायता से इसको नाप लेते हैं। अब बात आती है अगले उसके पॉइंट की। अब डेविसन जर्मन ने क्या किया, इस प्रयोग को दोहराते समय उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रहे थे तो यहाँ पर त्वरित किया जा रहा था इलेक्ट्रॉनों को, तो इन्होंने क्या किया कि बैटरी के किनारे पे जो परिवर्तित विभव लगा हुआ है तो यहाँ से इस बैटरी के वोल्टेज को इन्होंने कम या ज़्यादा करने का प्रयास किया। तो पहले कम से लेकर ज़्यादा की तरफ ये गए, तो इन्होंने देखा कि किस प्रकार से इसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो इसे यहाँ समझाया गया। डेविसन तथा जर्मन ने अलग अलग त्वरक विभव V के लिए, अलग अलग त्वरक विभव V के लिए संसूचक की भिन्न स्थितियों में रखकर उस पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को मापा। तो वही जो मैं कह रहा हूँ आपको कि इसने इसके ऊपर चलाकर इसकी कुंजी को चलाकर इसके ऊपर इसने इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाया, तो परिवर्तित विभव को चेंज किया, यानी कि कम से ज़्यादा किया, और इसने देखा कि इसकी धारा में जो यहाँ धारा पहुँच रही है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उस परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, और उस परिवर्तन को इसमें दिखाया गया ग्राफ के द्वारा, इन यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। तो वो कैसे दिखाया गया वो देखते हैं। तो क्या किया गया कि वैद्युत धारा हम नाप रहे हैं, ठीक है, वैद्युत धारा नाप रहे हैं, और वैद्युत धारा के साथ साथ जब ये गिर रहा है तो किस कोण पर गिर रहा है, फाई कोण पर विवर्तित हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इस पर टकराया, क्रिस्टल टकरा कर फाई कोण पे जा रहा है, तो इस फाई कोण को भी हम नाप रहे हैं। ठीक है, और ये फाई कोण किसके बीच में बन रहा है, वो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच में, ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है और संसूचक पर आपतित पुंज की दिशा, यानी आपतित किरण पुंज, और ये आपतित दिशा किसके ऊपर, फैराडे सिलेंडर के ऊपर, संसूचक के ऊपर जो यहाँ से टकरा के जा रहा है, ये इस पर इसकी जो दिशा है जाने की, इन दोनों के बीच का कोण फाई जो है, इस फाई के और वैद्युत धारा के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। किसके बीच में, फाई के बीच में और वैद्युत धारा के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। तो जब विभिन्न ग्राफ खींचते हैं तो एक बिंदु पॉइंट आता है ये वाला, इसमें क्या कहा हुआ है कि त्वरक विभव V को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और बढ़ा के जब ये 44 वोल्ट हो जाता है, कितना हो जाता है, 44 वोल्ट रहता है, यानी कि पहली फिगर 44 वोल्ट जब हो जाता है तो संगत ग्राफ में एक उभार दिखाई देता है, यानी कि ये उभार इस तरह का दिखाई देता है। देखो ये उभार दिखाई देता है इस तरह का। तो ये उभार जो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, उभार दिखाई देता है, जो विभव के बढ़ने पर धीरे धीरे बढ़ता है। तो विभव के बढ़ने पर क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि 44 वोल्ट से बढ़ा के और बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ भी बढ़ेगा ये इस प्रकार से। और 54 वोल्ट पर, तो 54 वोल्ट पर उभार जो होता है वो सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि इसमें उभार क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोण कम बनता है और यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 50 डिग्री का फाई कोण बन जाता है, इसलिए उभार क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे 54 वोल्ट पर। और यदि विभव को और बढ़ाएं, अब 54 से भी आगे बढ़ाएं, तो विभव ये उभार जो है लुप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उभार क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले तक आते आते उभार क्या होता है, कम हो जाता है। V बराबर 54 वोल्ट विभव पर निकिल क्रिस्टलों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का 50 डिग्री के कोण पर विवर्तन होता है। 54 वोल्ट जब है तो 50 डिग्री पर विवर्तन हो रहा है, तो विवर्तन कोण कितना, 50 डिग्री। तो विवर्तन चूंकि तरंगों का विशिष्ट गुण है, और विवर्तन कौन करती हैं, तरंगे करती हैं। जैसे कि हमने प्रकाशिकी वाली यूनिट में पढ़ा है कि विवर्तन के चैप्टर में, कि विवर्तन कौन सी तरंगे करती हैं, हाइगेंस के अनुसार जो करती हैं वो हमारी तरंगे करती हैं, तरंगे विवर्तन करती हैं। और यहाँ कौन कर रहा है विवर्तन, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है दे ब्रोगली कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, दे ब्रोगली कण है। तो
विवर्तन चूंकि तरंगों का विशेष गुण है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। तरंगों की भांति क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं, इनको मैं रब करके, इनको मिटा के उनको मैं आपको समझा देता हूँ। हम 54 वोल्ट पर बात कर रहे थे कि त्वरित विभव को यदि 54 वोल्ट कर दिया जाए तो उसका एक पॉइंट आता है ये वाला। तो यदि V बराबर 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाली जाए, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किस पे निकाल रहे हैं हम? 54 वोल्ट पर। तो लैम्डा बराबर, ये सूत्र हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। तो V आप रखकर जब इसे 50 निकालोगे वोल्ट पर, तब ये आ जाता है आपका 1.67 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी है? 1.67 एंगस्ट्रॉम है। तो ये किसकी? इलेक्ट्रॉनों की है, वो भी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इसके बाद आती है बात कि निकल का जो क्रिस्टल है, जो अपने को निकल का क्रिस्टल मैंने बताया था यहाँ पर, ये जो लगाया हुआ है, ये जो निकल का क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग अंतराल जो होता है वो D बराबर इतना होता है। निकल का कितना होता है? विवर्तन ग्रेटिंग अंतराल D बराबर 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। वो किस तरह से होता है? ये निकल का क्रिस्टल दिखाया हुआ है। तो निकल का क्रिस्टल कैसा होता है? इसमें तल कौन से होते हैं? ब्रेक तल। ब्रेक तल, ये ब्रेक तल है। क्या है? जो धारियां खींची हुई है, ये ब्रेक तल है। निकल के क्रिस्टल में ब्रेक तल कौन से? ये हैं ब्रेक तल। ये साइंटिस्ट के नाम पर ब्रेक तल है, क्योंकि इन्होंने इसको खोज की थी, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ब्रेक परमाणु तल है ये। तो ये ही क्रिस्टल के जो तलों का जो अंतराल है, इनके बीच का अंतराल जो है, जैसे कि ये एक तल और दूसरा तल, इनके बीच का अंतराल कितना है? D बराबर 0.91 एंगस्ट्रॉम, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये किसके भांति होता है? समतल विवर्तन ग्रेटिंग की भांति कार्य करता है। एक समतल विवर्तन ग्रेटिंग भी होता है। ये तो क्रिस्टल ग्रेटिंग है, क्रिस्टल है, तो ये समतल विवर्तन ग्रेटिंग की भांति ये कार्य करता है। इसके बाद आती है कि इलेक्ट्रॉन पुंज के फाई बराबर 50 डिग्री पर विवर्तित होने पर, जब ये फाई बराबर कितने पर विवर्तित हो रहा है? 50 डिग्री पर। 54 वोल्ट इसी पे लगाया हुआ है, तो 54 वोल्ट लगाते हैं तो फाई पर कितने पर होता है? 50 डिग्री पर विवर्तित होता है। तो 50 डिग्री के लिए हम क्या निकाल लेंगे? इसका आपतन कोण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आपतन कोण। यानी कि 50 डिग्री पर जब ये ऐसे जा रहा है, निकल पर ऐसे गिर रहा है, ये देखो इस तरह से गिर रहा है, तो ये कितने पर वो हो रहा है? क्या नाम है? विवर्तित हो रहा है। ये फाई बराबर 50 डिग्री पर विवर्तित हो रहा है। तो ये आपतन कोण कितना हो गया? ये आपतन कोण होगा। तो ये आपतन कोण कितना हो गया? तो ये हमें निकालना है। तो फाई बराबर 50 डिग्री विवर्तित होने पर ब्रेक तलों के सापेक्ष आपतन कोण निकलेगा। थीटा बराबर 180 में से 50 को माइनस करके 2 से भाग कर दोगे तो 65 डिग्री पर ये आपतित हो रहा है। कितने पर आपतित हो रहा है? 65 डिग्री पर। तो ब्रेक तल ये है, ये ब्रेक तल है, तो ब्रेक तल के साथ ये कितना कोण बना रहा है? ये जो लंब रेखा है, ये कितना कोण बना रही है? 65 डिग्री। तो ब्रेक तलों के सापेक्ष, ब्रेक तल के सापेक्ष ऐसे आपतित हो रहा है, तो ये कोण कितना बन रहा है? 65 डिग्री। यही हमें निकालना था। 65 डिग्री हमने कोण निकाल लिया। इसके बाद हम करते हैं बात ब्रेक के द्वारा निकाली गई तरंग दैर्घ्य। तो ब्रेक के द्वारा निकाली गई तरंग दैर्घ्य है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ब्रेक के द्वारा कितनी आएगी? 2d साइन थीटा से। ये सूत्र होता है ब्रेक के लिए, ब्रेक का सूत्र है 2d साइन थीटा। विवर्तन ग्रेटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, विवर्तन ग्रेटिंग के लिए। तो 2d, d का मान रख दिया 0.91 एंगस्ट्रॉम और साइन 65 रख दिया। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा ये आता है। ये आपको याद कर लेना है, इसे वहां पर सोल्व करके नहीं देखना एग्जाम में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको सोल्व नहीं करोगे, केवल याद करके सीधा डायरेक्ट लिख दोगे। तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। यदि इलेक्ट्रॉनों को तरंग माना जाए, अब इन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनों को तरंग मान लिया गया तो फाई बराबर 50 डिग्री के कोण पर विवर्तन के लिए इस तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.65 हमें प्राप्त हो गई। और ये किसके बराबर प्राप्त होगी? लगभग इसके बराबर। ये लगभग है, वो 1.65 है, ये 1.67 है। यदि इलेक्ट्रॉनों को तरंग माना जाए, क्योंकि ये 1.65 प्राप्त हुई है, तो ये तरंग वाली स्थिति में ही हमें प्राप्त होती है ब्रेक के अनुसार। ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को तरंग माना है तो फाई बराबर 50 डिग्री के कोण पर विवर्तन के लिए उस तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, जो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के अत्यंत निकट है। ये दे ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य थी, इसके ये निकट है काफी। तो ये इससे क्या तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति इससे सत्यापित हो गई।
तो इस प्रकार जो डेविसन द जर्मर का प्रयोग था वो गतिमान द्रव्य कणों से संबद्ध द्रव बोगली तरंग दैर्ध्य के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि डेविसन जर्मर का प्रयोग द्रव्य कणों के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण थे और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो जो है तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो ये टॉपिक आगे समझ में आपको। इस टॉपिक में एक चीज समझ लो, डेविसन जर्मर का प्रयोग है मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि वीवीआईपी आप इसे लिख सकते हो। ये वीवीआईपी टॉपिक है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो जो मैंने आपको समझा है ये सारा का सारा आप लिख कर आओगे और ये इसका चित्र इसका बना कर आओगे इस तरह से। तो समझने के बाद लिखना बहुत आसान हो जाता है। एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। तो समझ लिया आपने हमारे अनुसार, पर इसको यदि आप अपनी लैंग्वेज से बनाकर भी लिखाएंगे, परंतु आना चाहिए जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स निकल के आने चाहिए। जैसे 1.65 आया, ब्रेग तरंग दैर्ध्य आई, डे बोगली तरंग दैर्ध्य 1.67 आई और इसके बारे में हमें क्या कहना है वो पता होना चाहिए। तो यदि ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप जो एग्जाम में थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी आराम से इसको लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, रटने का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो कुछ शेष न्यूमेरिकल्स हैं। पहले हालांकि मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियोस में दिखा दिए, बता दिए हैं, समझा दिए हैं, पर यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स इस प्रकार के भी हैं, दो चार न्यूमेरिकल जिन पर हमें अब बात करते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, तो वो देखते हैं। बच्चों दो प्रश्न देखते हैं, दो अंकिक प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला पढ़ते हैं 3 × 10⁻15 साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो कितना है, 3 × 10⁻15 साइकिल पर सेकंड आवृत्ति का विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकाश विद्युत तल पर गिरता है, जिसका कार्यफलन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और ये आवृत्ति दी हुई है। ठीक है, तो तल द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निकालना है। क्या निकालना है, तल द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। इसको हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कहा हुआ है, आवृत्ति दी हुई है, तो ये न्यू हो गई हमारी, न्यू हो गई। तो न्यू कितना हो गया, 3 × 10⁻15, 3 × 10⁻15 साइकिल प्रति सेकंड। क्या गया, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, और इसे साइकिल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HZ बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम हर्ट्ज लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से। क्लियर है। फिर कह रहा कार्यफलन कितना है, W भी दिया हुआ है। तो W बराबर कितना दिया हुआ है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको खोल दो तो 4.0 1.6 10⁻⁻⁰ ये जूल बन जाएगा आपका। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप ये लिख दोगे 1.6 10⁻⁻⁻⁰ वो जूल बन जाता है। ठीक है, तो आते हैं बात किस पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो हमने आइंस्टीन की जो समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी, उसमें हमने ऊर्जा निकालते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर h w। तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर h w। h हमें पता होता है 10⁻⁻34 गुणा कितना आ गया यहाँ पे, 3 × 10⁻15 और माइनस के W 4.0 1.6 10⁻⁻�19 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जब हमारा आ जाता है तो हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे तल द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, तो इसकी गुणा कर दो। तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18 और ये कितना हो गया 19। तो ये 19.89 आ जाएगा और 14 में से 5 कितने, तो 10 की पावर ये -19 आ जाएंगे और 4 पॉइंट इसे भी गुणा कर दो आपस में तो आ जाएगा 6.4 10 की पावर -19। क्लियर है। कई बार क्या होता है कि हम 6.6 ले लेते हैं, कई बार 6.6 ले लेते हैं, इसमें 6.6 ले लेते हैं केवल। ठीक है, तो ये संख्या नहीं बनेगी हमारी। तो 19.8 में से ये पहले तो 19.8 - 6.4 मैंने क्या कॉमन ले लिया बाहर, 10 की पावर -19 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर। ठीक है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा निकल रही है। तो 8 में से 4 गए, 4 बचे, 19 में 6 गए, 13 बचे। तो 13.4 गुणा 10 की पावर -19। तो ये कितना आ गया, जूल आ गया हमारा, अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारी आ गई।
और गतिज ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो इसमें जो v होगा वो v मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे ये तो v मैक्सिमम हम निकालेंगे स्क्वायर, ये 2 उधर चला जाएगा, m नीचे चला जाएगा, तो 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 गुणा 2, और नीचे क्या आएगा m क्या है, m है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, यानी कि m जाएगा नीचे, तो m क्या है 9.8 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है। कितना होता है, किलोग्राम होता है। और जब मैं ये हटाऊंगा इसका ये, तो ये अंदर चला जाएगा इस प्रकार से, क्या चला जाएगा, इतना चला जाएगा। इसमें भी हम केवल 9 लेंगे केवल, ठीक है। तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस की 31, ये हमने द्रव्यमान ले लिया इसका। इसको गुणा कर दो, 2 चौका 8 और 13 दूनी 26 और बटे 9 इस तरह से, और इसको करो 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 19, और ये घात ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 31 में से 19 घात की कितनी घात बची, ये स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर है, तो 268 बटे 9, और ये बचा 10 की पावर 12। कितना बचा, 10 की पावर 12। और जब आप इसे निकालोगे बाहर, जब इसको सोल्व करके बाहर निकालोगे निकलेगा 1.73, और जब इसको बाहर निकालोगे तो निकलेगा 10 की पावर 6, और ये क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो ये क्या गया, v मैक्सिमम आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा हुआ है, टंगस्टन की प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्घ्य। तो दहली तरंग दैर्घ्य दे रखी है हमें, यानी क्या दे दिया हमें इन्होंने, λ0 दे दिया। दहली तरंग दैर्घ्य λ0 से बताते हैं, और इसकी सतह पर 1800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। किस पर, टंगस्टन पर। टंगस्टन की सतह पर 1800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, और इससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। किस, क्या, गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की। तो हम पे क्या क्या है वो देख लेते हैं हम पहले तो हल करते हैं। यहाँ पर हल 2 क्या करते हैं, इसमें λ0 हमें पता है, क्या पता है λ0, 2300 एंगस्ट्रॉम। इसको हल कर लो तो ये 2300 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होगा। और यदि मैं एक काम कर लूँ कि 2 जीरो भी हटा दूँ और दशमलव को यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएंगे। तो 2.3 10 की पावर माइनस के 7। इसी प्रकार से आपका 1800 एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा है, तो 1800 एंगस्ट्रॉम, तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे 1.8 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्या निकालना है हमें, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइंस्टाइन की जो समीकरण थी वो थी क्या, आइंस्टाइन की समीकरण थी E के बराबर h न्यू माइनस W। और कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन हमने पढ़ा था h न्यू, तो ऐसे कैसे रख दिया हमने, ये h न्यू 0 होता है, ये इस प्रकार से होता है। इसमें से भी h बाहर निकाल लो तो क्या गया, न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, इसमें और करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, और इसे क्या लिखेंगे C अपॉन लैम्डा 0। ठीक है, न्यू 0 के लिए C अपॉन लैम्डा 0। C भी बाहर निकाल लो तो क्या बचता है HC, और अंदर क्या बचता है 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0 बचता है। ये तो बचेगा, इसको और सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा HC, तो अलग है ये लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा इस तरह से, और बटे में लैम्डा लैम्डा 0। तो इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा। अब ये अधिकतम गतिज ऊर्जा का हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र बन गया। ये गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अब इसमें मान रख दो, मान कैसे रखेंगे, 6.6 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। और ये C क्या है, C है प्रकाश का वेग, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8 है ये। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, लैम्डा 0, तो लैम्डा 0 कितना है, ये 2.3, और लैम्डा कितना है 1.8, और 10 की पावर माइनस 7 दोनों में था तो मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट से बाहर आ गया वो। ठीक है, ऐसे ही नीचे कर दो, लैम्डा की जगह क्या रख दो
लैम्डा की जगह 1.8 10 की पावर माइनस के 7 ये रख दिया, लैम्डा 0 रख दो, गुणा 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। क्लियर है? एक 10 की पावर 7 और एक 10 की पावर 7 कट गए, सीधा सीधा कट गए। ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएंगे, पहुँचाओ तो ये बचाओ, ये कितना बचता है 6.6, तो ये बचा 3 यहाँ से बचा, यहाँ से कितना बचा 13 में 60 के 5, तो ये 0.5 बचा। यहाँ पे 10 की पावर माइनस यहाँ कितनी है 10 की पावर माइनस की 34 है, यहाँ पे 8 घात प्लस हो जाएंगी, इसमें प्लस की 8 घात, और जब नीचे की -7 ऊपर जाएंगी तो ये भी प्लस की बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? प्लस की बन जाएंगी, 7 घातें। तो 8 7 15 और 34 में से 15 के कितने बचते हैं, यानी कि बचते हैं 19 घात बचती है माइनस की। कितनी घात बचती है 19 घात, और नीचे क्या बचा 1.8 बचा और 2.3 बचा, ये और ये बचे बस। तो इसे अभी भी सॉल्व करेंगे, पहले इसकी घातें सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.6 गुणा 3 गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 ये, और बटे 1.8 गुणा 2.3, ये इस प्रकार से हमारा ये आ गया। और ये किस में आया है? जूल में आ गया। किस में आ गए? गतिज ऊर्जा किस में आ गई? जूल में आ गई। इसे हल्का सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी दशमलव इस दशमलव से काट दी, और 3 6 18, 6 बचा यहाँ पे, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, और 1 दशमलव हमने इससे काट दी, और 6 से हमने इसे काट दिया, 6 11 आ गया। ये कितना आ गया 11 11 पंजे 55, कितना आ गया ये 55, 11 पंजे 55 बटे 2 और गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये इस प्रकार से हमारा ये जूल आ गया। अभी हमें एक काम और करना है, हमें जो है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। किसे बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, नीचे भाग कर देंगे 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से, तो 10 की पावर 19 कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल होते हैं, और यहाँ पे जूल थे तो जूल को मैंने भाग कर दिया किससे 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, और जब ये भाग करूँगा 19 कट जाएगा, बचेगा 55 और 2 और 1.6 ये नीचे बच जाएगा। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आएगा 1.495 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.495 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे हल करने के बाद आपका आ जाएगा। ये अंकित प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब ये चैप्टर हमारा जो है अध्याय नंबर 10 ये हमारा आज फिनिश होता है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे। टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि नया चैप्टर होगा आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, थैंक यू वेरी मच।